नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। और आज रविवार दिन भर की तमाम अपडेट्स और खबरों के साथ मैं हूं प्रकाश। आइए बुलेटिन में सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं से वेंकैया नायडू ने की मुलाकात। नीतीश के इस्तीफे को नौटंकी बताया गिरिराज सिंह ने, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मोदी को दी शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने आरएसएस नेताओं से मुलाकात की और नायडू ने कहा है कि भाजपा में जो भी फैसले लिए जाते हैं उनमें आरएसएस का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। कैबिनेट के गठन में संघ का कोई दखल है, संघ कोई हस्तक्षेप करते नहीं ऐसे मामलों में। सबको मालूम है, खुद पार्टी का अध्यक्ष के रूप में काम किया, कभी ऐसा हुआ नहीं। ये काम बीजेपी का है, बीजेपी का नेतृत्व सक्षम है। वो लोग आपस में चर्चा करके जिनसे सलाह मशवरा करना तो करके आगे बढ़ेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने भाजपा को जबरदस्त जीत के लिए बधाई दी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इट मीन्स यूनिटी of the Indian people, and it means that the BJP will be able to apply its program without constraints. This is vital for India. The people of India should be commended for the smooth way the elections have taken place. It demonstrates once again how democratic values are deeply entrenched in Indian society. Mauritius and India have always shared an exemplary and unique relationship. A relationship molded by history and geography and which has stood the test of time. I want to reiterate my determination to take our bilateral relations to still newer heights. Alongside the abiding bond of friendship, Mauritius and India share the same values of democracy, of respect for human rights, and the upliftment of the poor so that prosperity is shared by all. We look forward to seeing India playing a still more prominent role in world affairs, commensurate with its economic and diplomatic stature. We will continue to support India's legitimate claim to be a permanent member of the United Nations Security Council. नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने नीतीश कुमार के फैसले को त्याग बताया है। एनडीए से रास्ता बदला था, वो पहला कदम था। अब ये जो है वो दूसरा कदम है और ये पार्टी का सामूहिक फैसला है। 4 बजे बैठक बुला करके नया नेता बना के जेडीयू की सरकार बनाना है। दिल्ली को लक्ष्य करके है, अकेले बिहार को नहीं, दिल्ली को लक्ष्य करके है। जो चुनौती सामने खड़ी हुई दिल्ली में, उसका मुकाबला शुरू किया है। शुरुआत नहीं है। हाल देश का है तो किसी तरह के जो पुराने मतभेद उनका कोई सवाल नहीं। यानी लालू जी और नीतीश जी के मतभेद कल समाप्त, वो सब समाप्त होंगे, वहीं से लड़ाई शुरू होगी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जेडीयू के किसी भी नेता से बातचीत होने की खबर का खंडन किया है। जेडीयू या मुख्यमंत्री जो इस्तीफा किया, इस पर हमने आपको कहा था हमारी पार्टी बैठेगी। ये उनके मामले हैं। ये कहां से बात आ रही है कि शरद यादव ने 3 बार बात किया, त्यागी ने बात किया, फलाना ने बात किया। बिल्कुल इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, भर्त्सना करते हैं। भाजपा के नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के इस्तीफे को नौटंकी बताया है। नैतिकता होती तो भारतीय जनता पार्टी को अलग करने के बाद कांग्रेस के समर्थन से वो सरकार नहीं चलाते, क्योंकि पूरी जिंदगी वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे। ये महज एक नौटंकी है। वो नौटंकी है मानसिक दबाव विधायकों पर डालने का। नीतीश कुमार के वो सारे चेहरे बेनकाब हो गए जिन चेहरों के बल पर लोगों को दिखाया था। आज वो सारे चेहरे बेनकाब हो गया है। अब नीतीश कुमार केवल सत्ता 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 की भूख है और सत्ता के लिए वो किसी से हाथ मिला सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता कीर्ति आजाद ने नीतीश के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जिस प्रकार से नतीजे आए हैं, राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ नहीं रहे थे, लड़ रहे थे ये राज्य के मुद्दों पर कि हमने विकास किया है।
सुशासन की बात करते थे, कुशासन सामने आ गया, पूरे लोगों ने इनको नकार दिया। अब यह जब विकास की बात न चल सकी तो इन सभी लोगों का घिसा पिटा है एक रिकॉर्ड जो बचता है, फंसा हुआ है, वह है सांप्रदायिकता। उस पर आके ये टिक जाते हैं। तो वैसे भी इनके बीच में खलबली इनके उसमें मची हुई थी, बचा सकते नहीं है ये अपने आप को, लोगों को मंत्रालय चाहिए। वहीं गुजरात के पूर्व गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रभारी अमित शाह ने दिल्ली में गुजरात भवन में जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता के बाद अब आगामी 20 मई को नरेंद्र मोदी को औपचारिक रूप से संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद तय तिथि को प्रधानमंत्री के तौर पर उनके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। इस बीच प्रधानमंत्री पद के लिए नामित नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और उनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। भाजपा की जो शानदार जीत हुई है इन लोकसभा चुनाव में, जीत का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जा रहा है तो वो है नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी के उम्मीदवार है। नरेंद्र मोदी के इस मुकाम तक पहुंचने के सफर पर आधारित देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। यह वो नाम है जिसे आप सहमत या असहमत तो हो सकते हैं, लेकिन उसकी अनदेखी कतई नहीं कर सकते। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महसाणा जिले में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। पिता दामोदर दास बड़नगर कस्बे के रेलवे स्टेशन पर चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। नरेंद्र मोदी का बचपन से ही संघ की तरफ झुकाव था। 17 साल की उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं संघ की सदस्यता ली। सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी कई सालों तक आरएसएस के प्रचारक रहे। नरेंद्र मोदी का मैनेजमेंट और उनके काम करने के तरीके को देखकर आरएसएस ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया। अपनी मेहनत के दम पर मोदी ने वरिष्ठों का ध्यान खींचा और उन्हें 1987 और 1988 में भाजपा की गुजरात यूनिट में संगठन मंत्री की कमान सौंपी गई। यहीं से उनके राजनीतिक सफर की औपचारिक शुरुआत हुई। मोदी ने अपने संगठनिक कौशल से धीरे धीरे पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच पैठ बनाई। 90 के दशक में जब लालकृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा पर निकले, तब नरेंद्र मोदी ने इसमें अहम भूमिका अदा की। इसी रथ यात्रा ने भाजपा को राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पर स्थापित होने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई राज्यों के प्रभारी बनाए गए और 1998 में उन्हें पार्टी के संगठन का महासचिव बनाया गया। साल 2001 में गुजरात की धरती भूकंप के विनाशकारी झटकों से कांप उठी। हजारों मारे गए और लाखों बेघर हो गए। इस भूकंप ने राज्य में केशुभाई सरकार की गद्दी भी हिला के रख दी। भूकंप त्रासदी से निपटने की नाकामी, भ्रष्टाचार के आरोप और उपचुनाव में मिली करारी हार से भाजपा आला कमान पर राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का भारी दबाव आ गया। केशुभाई पटेल को अपना पद छोड़ना पड़ा। तय हुआ कि पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को राज्य की कमान सौंपी जाए और इस तरह मोदी की सत्ता की सियासत का सफरनामा शुरू हुआ। मोदी अभी गुजरात की सत्ता ठीक से संभाल भी नहीं पाए थे कि एक ऐसी घटना हुई जिससे राज्य में एक बार फिर से भूचाल आ गया। गोधरा स्टेशन पर कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी को जला दिया गया, जिसमें कई कार सेवक मारे गए। इस घटना के ठीक बाद पूरा गुजरात जल उठा। गोधरा कांड के विरोध स्वरूप पूरे राज्य में दंगे भड़क उठे। मोदी पर आरोप लगे कि उन्होंने जानबूझकर दंगे की आग को बेलगाम होने दिया। दंगों के आरोपों से अपना दामन दागदार कर चुके मोदी की देश और दुनिया में तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली तत्कालीन एनडीए सरकार में भी मोदी का विरोध शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के सुर उठने लगे। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब।
मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में लालकृष्ण आडवाणी मोदी की डगमगाती हुई नैया के सबसे बड़े खेवनहार बनकर सामने आए। पार्टी में यह आडवाणी का ही दबाव था जिसके चलते मोदी अपना मुख्यमंत्री का पद बचाने में कामयाब रहे। दंगों की धूमिल हुई छवि के बावजूद चंद महीनों के बाद ही दिसंबर 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में मोदी ने धमाकेदार जीत दर्ज की। इसके बाद मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे भी मैं ज्यादा बोलता नहीं, मैं सही जगह पर, सही भाषा में, सही समय पर बात करने का आदमी। इस जीत के बाद मोदी गुजरात में भाजपा के सबसे कद्दावर नेता के तौर पर स्थापित हो गए। मोदी पर आरोप लगते रहे, लेकिन राज्य की राजनीति पर उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई। गुजरात भाजपा में अब ऐसा कोई नेता नहीं था जो उन्हें चुनौती देने के बारे में सोच भी सकता। इसी बीच 2007 के विधानसभा चुनाव ने दस्तक दी। अब तक नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के मुद्दे से काफी आगे बढ़ चुके थे और उनके हाथों में विकास की कलम थी। वाइब्रेंट गुजरात और विकास के रॉकेट पर सवार मोदी 2007 का गुजरात जीतने निकल पड़े और जनता ने भी मोदी के विकास पुरुष की छवि पर अपनी मोहर लगा दी। सबका साथ, सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया। अब तक प्रशंसकों के बीच नए सरदार के रूप में मशहूर हो चुके मोदी ने बड़े ही खूबसूरती से खुद को गुजराती अस्मिता से जोड़ लिया। मोदी समझ चुके थे कि चुनाव में जीत ही विरोधियों के खिलाफ उनका ट्रम्प कार्ड साबित होगा। हिंदुत्व का पोस्टर बॉय अब गुजरात का सरदार था। 2012 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई और जीत की इस तिकड़ी के बाद मोदी ने दिल्ली के सिंहासन की ओर रुख किया। जनता से मिल रहे अपार समर्थन और विकास के गुजरात मॉडल के सहारे नरेंद्र मोदी अब दायरे में सिमटकर नहीं रहने वाले थे। गुजराती अस्मिता के बाद मोदी ने अपनी छवि भारत माता के सच्चे सपूत के रूप में गढ़नी शुरू कर दी। इरादे साफ थे। दिल्ली का तख्त 2013 आते आते पार्टी में मोदी का कद इतना बढ़ चुका था कि अब राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अनदेखी करना नामुमकिन था। उन्हें पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखा जाने लगा, लेकिन मोदी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को उन्हीं के पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता पलीता लगाने में लगे थे। तनाव और कयासों के बीच 2013 में भारतीय जनता पार्टी का गोवा में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इसमें मोदी खेमे ने खुलकर दिल्ली की गद्दी की दावेदारी ठोक दी। तमाम विरोधों के बीच पार्टी नेतृत्व ने चुनाव अभियान समिति का मुखिया बनाया। पार्टी के इस फैसले से एक ही झटके में सालों पुराने एनडीए के कुनबे में दरार पड़ गई। करीब 20 सालों से भाजपा के साथ रहे नीतीश कुमार ने मोदी को लेकर एनडीए से नाता तोड़ दिया। कभी आडवाणी के साथ रही नरेंद्र मोदी अब खुद रथी बनने की राह पकड़ चुके थे। लक्ष्य स्पष्ट था, लेकिन पथ कांटों से भरा था। आरएसएस की हरी झंडी और लाखों कार्यकर्ताओं के दबाव के बीच तमाम विरोधी सुरों के दरकिनार करते हुए आखिरकार पार्टी ने 13 सितंबर 2013 को मोदी को लोकसभा चुनाव के लिए पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर ही दिया। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। 2014 का लोकसभा चुनाव अभियान पूरी तरह से मोदी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। इसे मोदी का करिश्मा ही कहा जाएगा कि उन्होंने विविधता भरे संसदीय चुनाव को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की शैली में बदल डाला। चुनावी रैली में जहां मोदी विकास की बातें करते दिखे, वहीं विरोधियों के निशाने पर सिर्फ मोदी रहे। तो वोट देना है, विकास के लिए वोट देना है, विकास के लिए वोट। सदैव लक्ष्य पर निगाह टिकाए रखने वाले मोदी हर विपरीत परिस्थिति को अवसर में बदलने में माहिर हैं। भारतीय राजनीति ने धूमकेतु की तरह आगे बढ़ चुके नरेंद्र मोदी एक कुशल वक्ता हैं, जो जनता से सीधे संवाद करने में कामयाब होते हैं। और शायद यही वो कला है जिसकी बदौलत करोड़ों देशवासियों ने मोदी को सर आंखों पर बिठाया। भाइयों बहनों, मैं आपके पास आया हूं, आप मुझ पे भरोसा कीजिए।
रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की नरेंद्र मोदी की यह कहानी साधारण आंखों से देखी गई असाधारण सपनों के सच होने की दास्तां है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं से वेंकैया नायडू ने की मुलाकात। नीतीश के इस्तीफे को नौटंकी बताया गिरिराज सिंह ने और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मोदी को दी शुभकामनाएं। इन खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.24primenews.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।